अच्छा जी। अच्छा भाई, अब ना थ्योरी स्टार्ट करते हैं जी एनपीओ की। अभी मैंने 2 क्वेश्चंस करवाने हैं ज़ोहर के बाद, ठीक है बच्चों? जी एनपीओ के वो बड़े इंशाल्लाह इंटरेस्ट आसान होंगे इनसे। लेकिन उसमें ना चेंजेस इन फंड कह लें आप, सही है जी? असल में ऑनलाइन बोलो इस तरह है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं हम बना के आए जिस तरह, ये बिल्कुल उसी तरह की स्टेटमेंट बननी है, इस तरह जरा ऐसे, ठीक है? ऐसे 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 बन जानी है ये। जी जी इंशाल्लाह जी। अच्छा बच्चों, अब बच्चों इधर देखें बच्चों, तवज्जो से बात सुननी है जरा गौर से। कल फिर मैंने एक सवाल और करवाना है जी एनपीओ का। वो क्वेश्चन पहले मैं आपको होमवर्क में दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है जी। इंटरेस्टिंग सवाल, वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। ये ट्रेंड से हट के सवाल आया था एनपीओ का, और बच्चे इस सवाल को छोड़ आएंगे पेपर में। जिस अटेम्प्ट में आया होगा बच्चों ने छोड़ दिया होगा, हमें तो समझ ही नहीं आना। हालांकि इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 15 जो आप घर से करके आएंगे ना, इसके अंदर उसने सारा डेटा दिया और साथ ऐसे क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए कि मिसिंग फिगर्स फाइंड करें। इसमें मिसिंग फिगर्स फाइंड करनी थी, कैसे? वही बच्चों लेजेस बनने थे सारे। जिस तरह फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, उसने एक्सपेंस को गायब कर दिया, ओपनिंग भी दिया, क्लोजिंग भी दिया, बैलेंस शीट भी दी है, प्रॉफिट और लॉस भी दिया है, और कैश एंड बैंक रसीट्स पेमेंट भी दिया। थोड़ी थोड़ी चीजें उसने मिस की हैं। बस सवाल को 3-4 मिनट सोचना था, जिसने सोच लिया होगा 17 में से 15 नंबर ले लिए होंगे। आसान सवाल था, बस ट्रेंड से हटके था। ये आप करके आएंगे इंशाल्लाह। अब आप आ जाएं मेरे भाई 3.2 पे आ जाएं जी। जी 3.2 किताब का सफा नंबर ना भाई ना करो ना, 876 877 पे कलेक्शंस। बच्चों पहले कलेक्शन के बारे में ना जरा स्टोरी सुन लो। एनपीओ के केस में कलेक्शंस किसे कहते हैं? पहली बात यह है, कलेक्शंस आर, लिखो जी, लिखना शुरू करो कलेक्शंस के बारे में। कलेक्शंस आर क्लासिफाइड इन, अपने नोट्स बना लो, इधर तो पलंदा है। collections are classified in non-current assets. Collections are classified in non-current assets. Collections are classified in non-current asset. Collections are classified in non-current assets. नीचे लिखें, इन्हें कभी भी डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। इन्हें कभी भी डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। ये होती क्या बताता हूं। इन्हें कभी भी डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। और तीसरी बात इसके बारे में लिख लें, तीसरी बात इनके बारे में लिख लें भाई, इनकी किताब गाजी साहब की पीछे दे देनी, वो पीछे पकड़ा दें। इन्होंने लिखना तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन किताब दे दें इन्हें फिर भी जी। इन्हें डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। अगली बात लिखें बच्चों, अगली बार लिखें, इन्हें प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इन्हें प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में कभी भी क्लब नहीं किया जाएगा। इन्हें कभी भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। जिस तरह बच्चों इन्वेस्टमेंट का लफ्ज लिखा होता है सवाल में, हम उन्हें प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में तो नहीं लेते ना, अलहदा करके लिखते हैं। एक सवाल है जी, उसके अंदर ना प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में शायद शामिल किया है, हम उधर से निकाल देंगे इनको कलेक्शंस को। ये होती क्या है? जमा पूंजी। क्या बच्चों? कलेक्शंस। ये मेमोरीज होती हैं बच्चों, कलेक्शंस मेमोरीज, सही है जी। तारीखी मुकामात जी, आर्ट, डिजाइन वर्क जी, एंटीक, इस तरह की चीजें होती हैं बच्चों। ये लिख लें, कलेक्शंस होती क्या है, लिखें जी। एंटीक, डिजाइन वर्क जी, एंटीक जी बच्चों, डिजाइन वर्क, आर्ट, आर्ट ART। आप कभी जाए ना तारीखी मुकामात पे, तो उधर ना लोगों ने, क्या उसका नाम है, वो जिसको मैनेज कर रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई इसको दूर से देखना, इसको हाथ नहीं लगाना, ठीक है?
वो उनकी ना उनके बड़ों की यादें होती हैं। क्या होती हैं भाई जी? या वो जो पुराने कहते हैं नहीं ये फलां, जब ना मुगलिया खानदान का कल्चर था, क्या था बच्चों? ये ना संभाल के रखा होता है। क्या रखा होता है बच्चों? जी आप सुन लें जी बच्चों, सुन लो, बहुत ध्यान से सुननी है बात। इनको डेप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात बच्चों, इन्हें प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से हट कर लिखा जाएगा। आज जी पढ़ते हैं जी। कहता कलेक्शंस आर वर्क ऑफ आर्ट, हिस्टोरिकल ट्रेजर्स और सिमिलर एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, एजुकेशन, रिसर्च। कहता जी पब्लिक सैरो तफरी जब करती है ना तो उसको देख सकते हैं जी, एजुकेशन, तालीम और रिसर्च पर्पस के लिए। अगर यूनिवर्सिटीज वगैरह में कभी जाने का मौका मिले ना आप, अच्छा सुन लेना, सुन ले नहीं तो मेरे भाई, वैसे कोई आपके कोई सिबलिंग्स में से कोई पढ़ रहा हो तो उनको ना वो ना काम देते हैं करने के लिए जी, इस पे रिसर्च करें। क्या करें? तो भाई उनको उधर फिर विजिट वगैरह करना पड़ता है। कहता प्रोटेक्टेड, और क्या होता है जी? प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है जी? जिस तरह मोबाइल पे प्रोटेक्टर नहीं लगाते आप लोग हिफाजत के लिए, कहता केयर्ड, ख्याल करना जी इसका, फॉर एंड प्रिजर्व, संभाल के रखना। कहता है जी इसको संभाल के रखा जाता है, इसका ख्याल किया जाता है, केयर की जाती है। अगली बात बच्चों, कहता सब्जेक्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी दैट रिक्वायर एनी प्रोसीड्स फ्रॉम देयर सेल टू बी यूज्ड टू एक्वायर अदर आइटम्स टू बी एडेड टू द कलेक्शन और फॉर द डायरेक्ट केयर ऑफ द एग्जिस्टिंग कलेक्शन। कहता ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होगी कि पुरानी कलेक्शन को बेच के नई कलेक्शन खरीद लें या फिर उसी का ख्याल करते रहें जी। ये कोई इतनी अहम बात नहीं है भाई। कहता ऑल दो आइटम्स मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ अ कलेक्शन। बच्चों ये कलेक्शन की डेफिनेशन है। क्या है? ये तीन बातें क्या है बच्चों? कलेक्शन की डेफिनेशन है। इनको जरा 2-3 दफा पढ़ लेना है आपने, ठीक है बच्चों जी। ऑल दो आइटम्स मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ अ कलेक्शन एग्जिबिट द खसूसियत ऑफ किसकी बच्चों? लेकिन दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, आपको ये पॉइंट लिखवा दिया जो अहम था। कहता जी एंड इंटेंजिबल एसेट। कहता ये 38 में भी नहीं लेके जाना इसे। कलेक्शन आर मेड अप ऑफ आइटम्स दैट आर ऑफन रेयर एंड, ये अजीब नमूने होते हैं जी, दे हैव कल्चरल एंड तारीखी मुकाम, खसूसियत जी मेरे भाई। अब ये आप पढ़ लीजिएगा, ये कोई इतनी अहम बात नहीं है, देख लीजिएगा इसे। बस ठीक है, बस इसके लिए इतना ही काफ़ी है, बस इतनी इतनी इसको अहमियत देना काफ़ी है। वर्क ऑफ आर हिस्टोरिकल ट्रेजर्स ऑफ दीज टाइप वुड नॉट बी बच्चों, बस इस लाइन को हाईलाइट कर लें जी। वर्क ऑफ आर हिस्टोरिकल ट्रेजर्स इन दिस कैटेगरी आर दोज कल्चरल, एस्थेटिक, हिस्टोरिकल वैल्यू, तारीखी। सही है बच्चों, ये सारी वही बातें आपको बता दी हैं जो काम की जी, वो बताता हूँ मैं जी। सारा दिन तुम उधर स्टॉप ही होते तो तुम्हें ये नहीं पता। इन्वेंट्रीज एंड नॉन करंट एसेट्स। क्या बच्चों? भाई ये बात पढ़ी लिखी लग रही है पहले वाली। कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, इस तरह का एक सवाल आया था, मटेरियल कंट्रीब्यूट कर दिया था उसके लिए जी बच्चों। उसके लिए क्या हुआ था बच्चों? हमने उसको फेयर वैल्यू पे लिया था, याद है आपको? एक पास पेपर में था शायद इस तरह की बात। कहता व्हेन एन एनपीओ रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। कहता ये देखे ना, नॉन मॉनिटरी एसेट हो गया ना, ये पैसे नहीं दिए किसी ने बल्कि चीज दे दी। कहता था कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। क्या बच्चों? बच्चों ये इन्वेंट्री होगी ना, अगर तो इन्होंने बेचना है तो इन्वेंट्री, वरना CWIP। कहता शैल रिफ्लेक्ट द फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ जी, रिफ्लेक्ट्स द, सॉरी, शैल रिफ्लेक्ट द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन। जिस तारीख पर ये कंट्रीब्यूशन मिला उस दिन की फेयर वैल्यू पर ये किताबों में रिकॉर्ड की जाएगी। डन? डन बच्चों। काफी, ये मेरे ख्याल 2-3 सवाल ऐसे हो गए हैं जिसमें हमने फेयर वैल्यू पे ही इसका ट्रीटमेंट किया है, ठीक है बच्चों। अगली बात बच्चों, ये थोड़ी सी समझने वाली है। कहता जी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज और फॉर नॉमिनल चार्ज। कभी कभी ऐसा होता है एनपीओ ना चीजें जो है वो सस्ते दामों ना लोगों को दे रही होती है, इनका काम ही है बच्चों सोसाइटी की हेल्प करना, ऐसे ही है बच्चों। वैसे नॉर्मली मुझे बताएं जरा आप, IS2 के मुताबिक स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। इधर बच्चों थोड़ा सा चेंज है,
इधर लेकिन ना स्पेसिफिक बात की है उसने, क्या था, अगर तो इधर सिर्फ जो बात की है ना वो नॉमिनल चार्ज के केस में किया। नॉमिनल चार्ज का मतलब होता है थोड़ी सी अमाउंट चार्ज करना, चीज दे दी लेकिन थोड़ी सी फी क्या की है बच्चों, चार्ज की है। कहता एन एनपीओ शेल मेजर इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एंड बच्चों इधर लफ्ज ना एनआरवी का नहीं है, लोअर ऑफ कॉस्ट और बच्चों लोअर ऑफ क्या बच्चों बोलो, कॉस्ट और दी करंट, एनआरवी का लफ्ज नहीं है। व्हेन दे आर हेल्ड फॉर, बहुत तवज्जो से, कब 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 ऐसा करना है, कब ऐसा करना है, कब ऐसा करना है, बोलो। व्हेन दे आर हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एट नो चार्ज और फॉर अ नॉमिनल चार्ज। कहता जी ये खास शर्त किसके लिए है बच्चों, जब एनपीओ क्या करे, चीजों को दे दे लोगों को और 1 रुपया भी चार्ज ना करे या बिल्कुल नॉमिनल सी अमाउंट चार्ज करे। कहता फिर आपने स्टॉक को किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करना है, लोअर ऑफ पे, कॉस्ट या, ठीक है बच्चों ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी बात कहता है कंजम्पशन का मतलब होता है इस्तेमाल होना, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज और फॉर अ, कंजम्पशन का मतलब बच्चों इस्तेमाल होना, किधर, गुड्स जो बना रहे हैं। कहता जी और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये भी तकरीबन वही बात है, सही है जी, और सही है, ये बना के और वो खरीद के। ओके बच्चों सही है, ये बात याद रहेगी। क्या बात याद रहेगी, अगर तो भाई चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो चीजें पैसों की खरीदी थी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बच्चों नॉमिनल अमाउंट पे, या 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया गया, तो मुझे बताएं उनके स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, लोअर ऑफ पे, कॉस्ट या, बोले शाबाश, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वेल डन, शाबाश। इधर आ जाए बच्चों, इधर आए। अच्छा आपने ना एक चीज पढ़ी होगी लॉ के अंदर, इन काइंड, इन काइंड पढ़ा है लफ्ज आपने लॉ के अंदर कि नहीं पढ़ा, बी लॉ में पढ़ा होगा, इन काइंड। इन काइंड का मतलब बताएं क्या होता है, इन काइंड का मतलब बताएं जी। इसका मतलब है इसके अंदर, सुने, या तो इसके अंदर बच्चों प्योरली पैसा इन्वॉल्व नहीं है। इन काइंड का मतलब होता है चीज का देना बदले में, ठीक है बच्चों, इन काइंड पैसे के अलावा, इन काइंड का मतलब होता है जी। फॉर एग्जाम्पल जी ये किताब इन्होंने खरीदी जी दुकान वाले से, इन्होंने कहा जी मैंने पैसे नहीं देने, अच्छा जी, इन्होंने कहा जी ये 600 रुपए की किताब है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है जी, 600 रुपए की किताब है। इन्होंने कहा जी मुझे काउंटिंग आती है, मैं ना रोजाना की बेसिस पे आपकी काउंटिंग कर दिया करूंगा। ये सर्विसेज दे रहे हैं बदले में। अच्छा जी ये लेंगे, तुम भी बेटा कल परसों से बोल रही हो और मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं, मैं तो जवाब नहीं दे रहा जी। अब मेरे भाई इधर सुन लें गौर से, इन काइंड का मतलब है जी पैसे के अलावा, या फिर पैसा भी इन्वॉल्व है और बदले में कुछ और चीज भी इन्वॉल्व है, लिख लें अपने पास। इन काइंड का मतलब क्या है जी, इन काइंड का मतलब है जी पैसा प्लस कोई और चीज इन्वॉल्व हो जाए, जब पैसे के साथ कोई और चीज इन्वॉल्व हो जाए उसे कहते हैं इन काइंड, या फिर पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है, मनी प्लस एनी अदर थिंग, ठीक है बच्चों। और दूसरा है कि पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है, अदर थिंग, इसे इन काइंड कहते हैं बच्चों। काउंटिंग में मुझे नहीं पता लॉ में आपने क्या पढ़ा है, बहरहाल इधर आ जाए, उधर कोई और मतलब भी हो सकता है ना, बहरहाल अकाउंटिंग में यही है। सुन लें जी सुन लें, इधर आओ बच्चों, ये है जी आइटम, कहता मेडिसिन फॉर ऑल इज एन एनपीओ, कहता विच प्रोवाइड मेडिसिन टू कम्युनिटीज लिविंग इन अंडर डेवलप्ड एरिया एट, ले बच्चों नॉमिनल चार्ज आ गया, क्या आ गया, कहता इट हैज फॉलोइंग इन्वेंटरीज। अब बच्चों याद रखना दो चीजें हैं, क्या है बच्चों, नॉमिनल चार्ज में दो चीजें हैं, क्या है बच्चों, इधर इधर भाई इधर देखना है, नॉमिनल चार्ज में दो चीजें हैं, एक है बच्चों इन काइंड और दूसरा है बच्चों कैश। क्या बच्चों, अगर तो आप उनसे कैश ले रहे हैं बच्चों तो अलहदा ट्रीटमेंट है, इन काइंड कैश के बदले में कोई और चीज, ठीक है जी, या पैसा प्लस कोई और चीज। अब बच्चों अगर तो इन काइंड है
तो फिर पढ़ते हैं। और दूसरा है जी इन कैश। इन कैश के केस में तो बच्चों हमेशा ट्रीटमेंट होगा लोअर ऑफ, बताएं, कॉस्ट एंड या और, क्या बच्चों, करंट, जी इन काइंड में बताता हूं। पहले इधर आए जी, पहले परचेज फॉर कैश पढ़ लें बच्चों। बताएं जी न्यूबरल, इमोडियम, मोटिलियम, पता नहीं है की लिखी हुआ है, रेजेक्स, राइजेक्स या रेजेक्स जो भी है। अच्छा जी ये किस चीज के लिए है वैसे, आप ये किस चीज के लिए, ये जी चलें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप उधर वो कहीं आपका पास ही नहीं हो गया जिन बच्चों ने वो दिया था एमडी कैट। बहरहाल अल्लाह भी देखे ना सही जगह पे बंदे को भेज देता है। चलें, परचेज फॉर कैश बच्चों, ये कॉस्ट है इन चारों की, क्या है बच्चों, ये एनआरवी है। एनआरवी तो बच्चों आपने क्या करनी है, ये है बच्चों रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इन दोनों का कंपैरिजन होगा। फेयर वैल्यू इन कैश के केस में नहीं आती बच्चों। बताएं दोनों में से लोअर क्या है जी, जी न्यूबरल के केस में बता दो ना, 24,000 पर रिकॉर्ड होगी, ये दोनों बराबर हैं जी। इधर बच्चों 14,700 पे रिकॉर्ड होगी, इधर बच्चों स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होगा, ये नीचे आके देख लें, नीचे आके देख लें, इसी पे हुआ है, ऊपर वाला नहीं देखना अभी, इसी पे हुआ बच्चों। अब आप आ जाए बच्चों इन काइंड पे। इन काइंड के केस में बच्चों कॉस्ट तो सिफर हो गई ना, सिफर, इन काइंड पैसा है ही नहीं इन्वॉल्व मेरे भाई। रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 26,000 और बच्चों फेयर वैल्यू कितनी है जी। अब बच्चों कंपैरिजन किसका होना है, देखो अब पैसा तो है नहीं है ना, पैसा तो है ही नहीं बच्चों, कॉस्ट तो है ही नहीं ना, खर्चा तो है ही नहीं इन काइंड। तो अगर पैसा ना हो, अगर तो इन काइंड के अंदर पैसा भी हो कुछ और चीज भी, तो लोअर ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ देखना है। अगर ऐसा ना हो तो बच्चों एक्सेप्शन बना लें, इफ नो कैश देन, क्या बच्चों, लोअर ऑफ, बोलो शाबाश, ये एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकता है। तब बच्चों फेयर वैल्यू एंड, अच्छा एफ वी का मतलब अब पता नहीं क्या समझेंगे आप, फेयर वैल्यू एंड जी बच्चों वही करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इधर है। ये बच्चों एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, 2-3 नंबर का किसी का पार्ट बना के भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जी। कैश हो तो बच्चों फिर तो सिंपल बात है ना, उसके साथ करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट का आ जाना। इन काइंड में वैसे कैश नहीं होगा, ठीक है, इन काइंड में फिर वैल्यू के साथ ही कंपैरिजन करवाएगा। ओके बच्चों, ठीक है जी, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट जी, कर लो जल्दी करो नोट। अब बच्चों आपको ना एक कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर आपको याद हो जी, भाईजान कॉन्सेप्ट ये समझाया था, अगर क्वेश्चन के अंदर एक ही नाम से एक्सपेंस भी आ रहा है और उसी के बदले में इनकम भी आ रही है, तो क्वेश्चन में ये समझाया था, मैंने कहा था आपने जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है हमेशा नेट कर देना है। क्या करना है, एनपीओ के स्टैंडर्ड के अंदर ये लिखा हुआ है, जो आई कैप ने इशू किया, वो ये कहते हैं अगर तो जो इवेंट, अच्छा वो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया होता है ना, वो इवेंट ऑर्गेनाइज जो करवाया उसके बदले में इनकम भी आ रही है और एक्सपेंस भी आ रहे हैं। अगर तो इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से तो भाई आप इनकम्स में लिख देंगे, और अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो जाके एक्सपेंस में लिख देंगे नेट करके। ये तो न्यूमेरिकल हो गया ना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यही किया करेंगे। अगर वो हमें खुद कह दे कि ग्रॉस बेसिस पर रिकॉर्ड करो, ग्रॉस बेसिस का मतलब एक्सपेंस सेपरेट लिखना और बच्चों इनकम सेपरेट लिखना। भाई पढ़ो ना, जो बात करूं उस पर गौर करो जी। अगर सवाल में कह दे ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड करो, ग्रॉस बेसिस का मतलब होगा इनकम सेपरेट 100% और बच्चों एक्सपेंस सेपरेट 100%। और अगर कुछ ना लिखा हो तो हम हमेशा क्या ट्रीटमेंट करेंगे, नेट बेसिस वाला। हर सवाल में ऐसे ही किया, आई क्या खुद भी यही कर रहा है। अच्छा अब हमें कैसे, एक तो है ना एक्सप्रेस खुद कह दे कि बच्चों ग्रॉस या नेट पे करो, दूसरा है जी क्वेश्चन साइलेंट हो, तीसरा कोई हिंट दिया हो सवाल में।
अगर तो बच्चों कुछ ना कहा हो, साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम नेट पे करेंगे रिकॉर्ड। अगर नेट पे रिकॉर्ड करना मतलब नहीं नेट पे अपलोड करना है कुछ, इंटरनेट पे नहीं। मेरे कहने का मतलब है हम एक्सपेंस में से इनकम माइनस कर देंगे या इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे। और अगर मेरे भाई खुद कह दे ग्रॉस पे करो, इनकम 100% अलहदा और बच्चों एक्सपेंस 100% अलहदा आ जाएंगे। डन। अगर दोनों चीजें ना बताई हो और क्वेश्चन में कोई अंग्रेजी मारी हो, तो फिर स्टैंडर्ड में ये लिखा है अगर तो बच्चे जो इवेंट जो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है इसकी सारी जिम्मेदारी एनपीओ ने खुद उठाई हुई है, तो कहता इसका मतलब है जो एनपीओ है बच्चों वो प्रिंसिपली एक्ट कर रही है। क्या कर रही है बच्चों, आ जाए इधर, इवेंट्स, यानी कहता उसकी जिम्मेदारी ले रही है। कहता इवेंट एनपीओ इज एक्टिंग एज, ये सब पेज नंबर है जी 875। इवेंट मैनेज करने में इनकम और एक्सपेंस सारे होते हैं ना ग्रॉस बेसिस पे। ये देखें ना, फंड रेजिंग इवेंट बच्चों, फंड रेजिंग इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मैनी स्पेशल इवेंट सच अ डिनर जी, गालास, ऑक्शंस, वॉक ऑन थॉन्स जी। अब ये क्या होता है जी, वो आपने देखा होगा जी, इस तरह चल फिर रहे होते हैं जी। आर ऑर्गेनाइज्ड टू रेज कंट्रीब्यूशन टू सपोर्ट द एनपीओज एक्टिविटीज। The participants of these events are offered something a value meal, खाना, entertainment, interaction with the celebrity for a sum। आप खुद माशाल्लाह सेलिब्रिटी हैं, मिलने की जरूरत नहीं किसी से, खुददारी की जिंदगी गुजारनी है आपने, सही है, लोगों के पीछे पीछे नहीं भागते होते। द डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर टू रिपोर्ट द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑन अ ग्रॉस और जी भाई इधर सर ये पेज मैंने भाई बता तो दिया, तुम्हें कितनी दफा बताया करूं, पेज 875 जी। कहता द डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर टू रिपोर्ट द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑन अ ग्रॉस और नेट बेसिस डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव फैक्ट्स, हकीकत, हकायक एंड हालात एंड रिक्वायर सिग्निफिकेंट। कहता इसको आपने नेट पे रिकॉर्ड करना या ग्रॉस पे, कहता ये तो इवेंट पे डिपेंड करेगा, या कहता सर्कमस्टांसेस पे, या आपकी जजमेंट होगी। कुछ ना बताया हो तो हमेशा बच्चे बताओ नेट पे, खुद कह दे तो उसकी बात मान के चल लो। अगर बच्चों कोई हिंट दिया हो जिस तरह ये है, अगर लिख दे एनपीओ इज एक्टिंग एज प्रिंसिपल या इन्वॉल्व हो ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, क्या बच्चों खुद ऑर्गेनाइज कर रही है, या बियर्स द रिस्क एंड लायबिलिटी, ये किसकी हो बच्चों लायबिलिटी या रिस्क सारा का सारा। कहता रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑन ग्रॉस बेसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। कहता फिर आप इसे नेट नहीं करेंगे। जिम्मेदारी अगर सारी की सारी किसकी है भाई, एनपीओ की। सारा रिस्क किसका है बच्चों, रिवॉर्ड किसका है, एनपीओ का। और सवाल में लिखा है जी कि एनपीओ प्रिंसिपली एक्ट कर रही है, ये क्या हो जाएगा बच्चों ग्रॉस। एनपीओ इज नॉट एक्टिंग प्रिंसिपली, यानी नॉट एक्टिंग प्रिंसिपली का मतलब है इनको किसी ने कहा कि सर आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये 10-12 लोग इकट्ठे हुए हैं, हम ना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, जितनी फंड रेजिंग होगी वो सारी की सारी आपकी एनपीओ को दे दी जाएगी। इसका मतलब है ये इवेंट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, बाहर से कुछ लोग आके कर रहे हैं। एनपीओ की जिम्मेदारी, वो इवेंट अच्छा हो ना हो वो जिम्मेदार कौन होंगे, बाहर के लोग होंगे, एनपीओ जिम्मेदार। इसका मतलब है एनपीओ एक्ट नहीं कर रही एज अ प्रिंसिपल, नॉट इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। हाँ ये नहीं कि उधर मौजूद होंगे, इवेंट जो उनके लिए हो रहा है ऑर्गेनाइज वो नहीं कर रहे, इंतजामात जो हैं बाहर के लोग कर रहे हैं। बियर्स नो रिस्क एंड लायबिलिटी एसोसिएटेड विद द इवेंट, यानी जो खर्चा शर्चा करना है ना वो सारा बाहर के। अच्छा जी, लेकिन इनका भी तो होगा ना, सिंपल सी बात है भाई, इनके प्रेमिसेस में हो रहा होगा ना जी। कहता है रिकॉर्ड करें रेवेन्यू और एक्सपेंस को। फिर बच्चों एनपीओ ने कहा भाई देखो हम तो इतने झंझोड़ों में नहीं पड़ सकते, ये इंतजामी अमूर आप संभाल लें, जो खर्चा शर्चा होगा हम दे देंगे भाई, कुछ आप कर लें कुछ हम कर लेते हैं। ये बात समझें आप ना इसकी एग्जांपल पे आए। कहता एनपीओ एंगेज इन नंबर ऑफ फंड रेजिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग अ फंड रेजिंग टेलीथॉन, टेलीफोन कैंपेन, अ डायरेक्ट मेल कैंपेन, ये मेल करते हैं बच्चों, खुद करते हैं मेल, टेलीफोन करते हैं, और टेलीथॉन भी होता है एक, सही है, वो भी एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। स्पेशल इवेंट एंड अ लॉटरी, द एनपीओ यूज एन आउटसाइड फंड रेजिंग कंसल्टेंट टू कंडक्ट द
telethon and use the NPO's own staff and volunteers in the telethon and other activities. कहता fund solicited in each of the activities are raised in the name of. अब आपने इस चीज से चले पढ़ते हैं आगे, पहले बताता हूँ फिर. कहता वेदर द फंड रेस्ड एंड रिलेटेड कॉस्ट ग्रॉस पे आएगी या नेट पे, पढ़ लेंगी. कहता इवन दो द एनपीओ यूज आउटसाइड फंड रेजिंग कंसल्टेंट द एनपीओ इज द प्रिंसिपल इन द रिलेशन. कहता वो खुद ईमेल कर रहे हैं, खुद सारा काम कर रहे हैं. सही बच्चों, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है ये? कहता खुद लोगों को कॉल्स कर रहे हैं. सही है बच्चों, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इंतजामी अमूर को कौन देख रहा है? कहता द एनपीओ हैज डिस्क्रिशन इन सेलेक्टिंग द. कहता ये आउटसाइड फंड रेजर जो है ना, ये सिलेक्ट किसने किया, किसकी मर्जी है? यानी इंतजामी अमूर कौन देख रहा है बच्चों? सही है बच्चों जी. कहता ये पढ़ लेंगे आगे आप. एनपीओ शुड रिकॉग्नाइज ग्रॉस अमाउंट फंड रेज इन ईच ऑफ द एक्टिविटी एंड टोटल एक्सपेंस ऑफ ईच एक्टिविटी इंक्लूडिंग द फी चार्ज बाय आउटसाइड. आप बच्चों जो फंड रेजर होगा, जिसने पैसे इकट्ठे करके देने हैं, सही है सर, वो पैसे भी तो कहेगा ना, मेरे आने की फी, जाने का खर्चा, आना जाना. भाई वो खर्चा वो जो है ना आप एक्सपेंसेस में ग्रॉस अमाउंट से दिखा रहे होंगे. अगला पढ़ लें. कहता एन एनपीओ इज एक्टिवली एंगेज इन हेल्पिंग कम्युनिटीज इन फ्लड अफेक्टेड. कहता एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आए आउटसाइड अ म्यूजिक कंसर्ट अनाउंसिंग दैट द नेट प्रोसीड्स. कहता ये क्या कह रहे हैं? कहता नेट प्रोसीड्स हम किसको दे देंगे बच्चों? अच्छा जी. कहता एनपीओ इज नॉट. कहता ये कुछ लोग आए, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी, उन्होंने कहा कि सर हम इवेंट करवाना चाह रहे हैं और जितने पैसे बचे वो आपको दे देंगे. अब ये ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है जी? ये कौन करवा रहा है भाई? ये वल्गर फजूल, ये कौन कर रहा है काम जी? कहता एड इट वाज नॉट इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट एंड डिडंट बेयर एनी रिस्क इन द कनेक्शन विद इट. द अमाउंट रिसीव बाय एनपीओ इज डोनेशन है. क्या है बच्चों? फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर ऑफ द इवेंट. नाइदर द ग्रॉस रेवेन्यू नॉर द ग्रॉस एक्सपेंस ऑफ इवेंट आर रिकॉग्नाइज्ड इन एनपीओ's फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नेट प्रोसीड बच्चों जो हम काम करते हैं जी. कहता वो क्या हो जाएगी बच्चों? कंट्रीब्यूशन. कहता इसका डिस्क्लोजर देने की भी जरूरत. ये शॉर्ट क्वेश्चन में टेस्ट हो सकता है. हाँ आपने, अच्छा आपका डिसीजन फैक्टर क्या होगा ये बता दें मुझे. इंतजामी अमूर कौन दिखेगा? इसको मैनेज कौन कर रहा है? सही है जी. एडमिन इसको मैनेज करने के लिए एफर्ट्स किसकी हैं? अगर तो एनपीए खुद कर रहा हुआ, जिस तरह पहले वाले सवाल में था, मेल भी खुद कर रहे हैं, कॉल्स भी खुद कर रहे हैं, बस एक फंड रेजर को बुलाया है बच्चों ग्रॉस पे. और अगर जिम्मेदारी किसी और की है, ये सिर्फ ऐसे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो बच्चों फिर किसकी जिम्मेदारी? बाहर वालों की. सही है जी. ये फिर नेट से क्या कर लेंगे बच्चों? रिकॉर्ड कर लेंगे. डन जी. ठीक है जी. ये लेक्चर इधर तक ही. अल्लाह हाफिज. आ जाए टर्म टेस्ट देने हैं, जल्दी आ जाए जल्दी. जमीन आजा चांद.